नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्थिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी। नैतिक एआई ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति का गठन, यानी एआई की जांच करने के लिए समिति बनाई है। कौन सी? भट्टाचार्य समिति। चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार, यानी चीन में सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। आईआईटी मद्रास ने किया हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक। और भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का विमोचन 12 दिसंबर 2024 को किया। कब किया? 12 दिसंबर 2024 को एच.डी. कुमारस्वामी ने। भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है, यानी यह जारी करने वाला भारत है, विश्व का पहला देश है। वैश्विक स्तर पर ग्रीन स्टील की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है। लाभ: यह ग्रीन स्टील को परिभाषित करने, नवाचारों को बढ़ावा देने, भारत में कम कार्बन उत्पादों के लिए बाजार बनाने में मदद करेगा, यानी कार्बन का उत्पादन कम करने में मदद करेगा। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की प्रमुख विशेषता। ग्रीन स्टील को टैक्स स्टील की प्रतिशत ग्रीननेस के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा, जो स्टील प्लांट के उत्पादित होने वाले कार्बन समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार स्टील 2.2 टन कार्बन कम करना है। स्टील की ग्रीननेस को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा, जो इस बात पर आधारित होगा कि स्टील प्लांट में उत्सर्जन तीव्रता 2.2 टी कार्बन सीमा की तुलना में कितना कम हुआ है, यानी कितना कम हुआ है इसके बारे में होगा। हरितता के आधार पर हरित इस्पात का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा, यानी इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा। 5 तरह ग्रीन रेटेड स्टील 1.6 टी उत्सर्जन कम करने की तीव्रता स्टील है। 4 सितारा ग्रीन रेटेड स्टील 1.6 से 2 तक कार्बन के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टोल है। 3 सितारा ग्रीन रेटेड स्टील 2 से 2.2 के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील है। टी कार्बन टीएफएस की अधिक तीव्रता उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील है, ग्रीन रेटिंग के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक एआई ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति, यानी एआई के जांच के लिए एक भट्टाचार्य समिति गठित की गई है। क्या एआई अपनाने योग्य है या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक संरक्षण के लिए एक ढांचा विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन 26 दिसंबर 2024 को किया गया, यानी भट्टाचार्य समिति बनाई, उसमें 8 सदस्य है और 26 दिसंबर 2024 को बनाई गई। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित यह समिति वैश्विक स्तर पर और भारत के वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने और वर्तमान स्तर का आंकलन करेगी कि क्या एआई अपनाने योग्य है, वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है, क्या नुकसान है, क्या फायदे है, इसके बारे में बताएगी। मुख्य उद्देश्य समिति वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करेगी एवं मूल्यांकन, समन और निगरानी ढांचा सुझाएगी और जिम्मेदार एआई को अपनाने के लिए एक शासन ढांचा तैयार करेगी। कितने सदस्य समिति है यह भट्टाचार्य? 8 सदस्य समिति है और 26 दिसंबर 2024 को बनाई गई थी। चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोना भंडार, यानी सबसे बड़ा विश्व सबसे बड़ा सोने का भंडार अब जो चीन में मिला है। चीन के हुनान प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है।
जहां भूवैज्ञानिकों ने 2 किलोमीटर की गहराई पर 40 सोने की शिराओं की पहचान की है। यानी कितनी? 40 सोने की शिराओं 2 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ 1 मीट्रिक टन ऐसा में 138 ग्राम लगभग 500 सोना होने की संभावना है। यूनान की पिंगजियांग काउंटी के पास खोजे गए इस उच्च गुणवत्ता वाले 1000 मीट्रिक टन सोने का मूल्य 83 बिलियन डॉलर होने से अधिक आंका गया है। यानी 1000 मीट्रिक टन सोने का मूल्य जो 83 मिलियन डॉलर से अधिक आंका गया है। चीन में पाया गया स्वर्ण भंडार दक्षिणी अफ्रीका के साउथ डीप खदान से भी बड़ा है। यानी दक्षिणी अफ्रीका का साउथ डीप है, उससे भी बड़ा स्वर्ण भंडार है चीन में। लगभग 900 मीट्रिक टन सोने के भंडार है। न्यूज फैक्ट: चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। यानी सबसे बड़ा। वर्ष 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 10% था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 2264 टन गोल्ड रिजर्व है। यानी इतना उसके पास रिजर्व में पड़ा है, 2264 टन। वर्तमान वैश्विक में ज्ञात सबसे बड़ी स्वर्ण भंडार वाली माइंस यानी खाने कौन कौन सी है? साउथ डीप गोल्ड माइन दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी वर्तमान में। ग्रासबर्ग गोल्ड माइंस इंडोनेशिया में। ओलंबियाडा गोल्ड माइंस रूस में। लिहिर गोल्ड माइंस पापुआ नई गिनी में। और नॉर्थ ओबिएडो गोल्ड माइंस चिली में। यानी सबसे बड़ी है दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद रूस में, पापुआ नई गिनी में और चिली में। आईआईटी मद्रास ने किया हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में 140 मीटर लंबी हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है। कितने मीटर? 410 मीटर। यह टेक्स्ट ट्रैक थायूर में आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस में मौजूद है। इस ट्रैक को भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कारिक हाइपरलूप टीम और संस्था में स्थापित स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप ने मिलकर तैयार किया है। हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कारक हाइपरलूप टीम और आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप टूटर हाइपरलूप साझा प्रोजेक्ट है। यह भारत में हाइपरलूप तकनीक पर किया गया पहला बड़ा प्रयोग है। यानी सबसे बड़ा प्रयोग है। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेगी। यानी कितनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके बाद लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइपुल को टेक्स्ट किया जाएगा। यानी एक बार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ेगी और उसके बाद 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक्सेस किया जाएगा। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें पॉइंट्स एक प्रकार के प्रेशराइज वाहन कम दबाव वाले ट्यूबर में सफर करते हैं। यह तकनीक एलन मस्क ने 2012 में शुरू की। यह तकनीक किसने शुरू की थी? हाइपरलूप वाली एलन मस्क ने 2012 में। भारत कौशल रिपोर्ट 2025। देश भर में आयोजित एक व्यापक वैश्विक रोजगार परीक्षण के आधार पर भारत कौशल रिपोर्ट 2025 हाल ही में जारी की गई। कौन सी? भारत कौशल रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता रिपोर्ट को वही बॉक्स द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से प्रकाशित की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय कौशल रिपोर्ट 2025 का भारत में रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना। यानी रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता कितनी है और इनका मूल्यांकन किया जाएगा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: वर्ष 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है। यानी 2025 में लगभग 55% युवा रोजगार के योग्य होंगे, जो वर्ष 2024 में 51.2% से अधिक है। यानी लगभग 7% अधिक है। प्रबंध स्नातकों में 78% वैश्विक रोजगार संभावना सर्वाधिक है। इसके बाद इंजीनियरिंग छात्रों को 71.5%,
एमसीए छात्रों की 71% और विज्ञान स्नातकोत्तर की 58% है। महाराष्ट्र में 84% रोजगार योग्यों के साथ देश में यानी सर्वाधिक रोजगार योग्य कहाँ है? महाराष्ट्र में 84%। उसके बाद दिल्ली में 78%, कर्नाटक में 75%, आंध्र प्रदेश में 72% और केरल में 71%, उत्तर प्रदेश में 70% स्थान है। यानी सर्वाधिक रोजगार योग्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में कुशल कार्य बल उपलब्ध कराने में अग्रणी है। यानी पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यक्रम उपलब्ध कराने में अग्रणी है, सबसे आगे है। पुरुषों के लिए रोजगार दर 2024 में 51.8 से बढ़कर 2025 में 53.5 होने की संभावना है। यानी पुरुषों की बढ़ेगी, 51.8 थी जो 53.5 होने की संभावना है। और इस अवधि के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार 50.9 से घटकर 47.5 होने का अनुमान है। यानी पुरुषों का तो बढ़ेगा रोजगार और महिलाओं का कम होने की संभावना है। 50.9 से 47.5 होने का अनुमान है। ऑनलाइन की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1389 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। यानी 31 अक्टूबर 2024 को 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इनमें सर्वाधिक मंडियां किस राज्य की है? इनमें सर्वाधिक है तमिलनाडु की 157। याद रखना, कहाँ की? तमिलनाडु की 157। खान मंत्रालय द्वारा देश में अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी प्रक्रिया अनावरण करने हेतु ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन 21 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया? यानी पहली ई नीलामी पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ की नीलामी पहली प्रक्रिया? रोड शो पोरबंदर, गुजरात में। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15 दिसंबर 2024 तक विभिन्न अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री विनिवेश लेन देन के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया? यानी राजस्व कितना प्राप्त हुआ है? 8625 करोड़ रुपए। कितना? 8625 करोड़। उबर ने भारत और एशिया की पहली अनूठी जल परिवहन सेवा उबर शिकार, कौन सी? उबर शिकार 2 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर किस झील से शुरू की? उबर शिकार डल झील, श्रीनगर। कहाँ से उबर शिकार 2 दिसंबर कहाँ शुरू की? डल झील, श्रीनगर। जुलाई सितंबर 2024-25 3 मई में कौन सा देश 11.77 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? यानी 11.77 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा सिंगापुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देने हेतु बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर कितने की जाने की घोषणा 6 दिसंबर 2024 को की। यानी 1.6 लाख मिलती थी उसको बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। देश की जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप हरित और सहपोषित बुनियादी ढांचा परियोजना और सहयोग करने के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने प्रतिशत ऋण 20 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किया? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर, कितना? 500 मिलियन डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादक क्षमता 8180 मेगावाट है। कौन सी? परमाणु ऊर्जा कितनी है भारत की? 8180 मेगावाट। किस वर्ष तक यह 3 गुनी होने की संभावना है? यानी 22,480 मेगावाट होने की संभावना है। 2031-32 तक है 3 गुना होने की संभावना है। एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% घटाकर कितना
कर दी है। यानी एशिया विकास बैंक भारत के चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान 7% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.5। उबर शिकार, ये हुआ डल झील श्रीनगर से। ई खान नीलामी के लिए ऐतिहासिक रोड शो और पोरबंदर गुजरात से, या याद रखना। और सर्वाधिक मंडियां जो चालू की गई थी उनसे तमिलनाडु 157। और हाइपरलूप IIT मद्रास। और सर्वाधिक रोजगार योग्य महाराष्ट्र में। और II के लिए भट्टाचार्य समिति गठन किया गया, 8 सदस्य है उसमें। और चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार। तो ये मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।